13वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन-सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन-सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो नर्मदा तो गिरती ही है, ताप्ती गिरती है। अब बताइए कौन नहीं गिरता है? तो कावेरी नदी नहीं गिरेगा, जब कावेरी आपके पास है, कृष्णा, गोदावरी ये सब नदी है, तो आप जानते ही हैं कि ये आपका अरब सागर में नहीं गिरता है। तो भारत की अगर बात करें प्रायद्वीपीय नदियों में से, क्या देखिए कुछ पूरब की ओर और कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो कुछ पूरब की ओर बहेगा, कुछ पश्चिम की ओर बहता है। कौन? भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। जिसमें अगर बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है पूरब की ओर प्रवाहित होती है। हम जानते हैं पूरब की ओर प्रवाहित होता है, पूरब की ओर बहता है, पश्चिम से पूरब की ओर बहता है, ठीक है? जो कि बंगाल में जाके गिरती है। अब देखिए नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर होती है, हम जानते हैं, ठीक है? वाली प्रमुख नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इनमें से अगर बात करें ये सब जो नदियाँ देखें, इनमें से जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, कावेरी नदी जो है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो आपसे पूछेगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलता है? कावेरी नदी। कावेरी नदी किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है? एवं कावेरीपत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कावेरीपत्तनम कावेरी नदी के नाम पे ही रखा गया है। ठीक है? तो कावेरीपत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न है कयाल क्या है? और कयाल से सवाल ऊपर पूछे थे, तो मैंने बताया था एक लैगून है। मतलब केरल का एक लैगून झील है, जो कि यहाँ पे मछली पकड़ना, नौकायान ये सब शुरू होता है इस झील में, जो कि आप देखे होंगे मूवी-वूवी में। आप देखिए जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धारा या पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्री से अलग हो जाता है, मतलब समुद्र से अलग हो जाता है, उसे अनूप कहा जाता है, मतलब लैगून कहा जाता है। ये हम जान गए। फिर से सुन लीजिए कि जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएँ या पवनों द्वारा समुद्र की धाराएँ और पवनों द्वारा बालू या मिट्टियों के अवसादों से बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीलों के द्वारा निर्मित हो जाता है, मिट्टी से या बालू से निर्मित हो जाता है, एक टीला बन जाता है। और टीला के द्वारा क्या होता है, स्थलीय जल क्षेत्र जो है समुद्र से अलग हो जाती है। जैसे ही मान लीजिए पानी आया, पानी बह रहा है समुद्र की धारा से, तो देखते हैं किनारे बालू आ जाता है, मिट्टी आ जाता है। उससे क्या होता है, बार-बार आते-आते जम जाता है, अवसाद हो जाता है, निर्मित हो जाता है। निर्मित होकर एक स्तरीय जल क्षेत्र बन जाता है और वो जो है समुद्र की जो है जल को अलग हो जाता है और उसी को कहा जाता है अनूप। अनूप मतलब लैगून कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैगून कहा जाता है। क्लियर हो गए? अब सुनिए, यहाँ पे चिल्का हो गया, कोल्लेरू हो गया, पुलिकिट हो गया। ये सब जो है अनूप झील के प्रमुख उदाहरण हैं। समझ गए? चिल्का जो है, चिल्का झील आप जानते हैं, ठीक है? कोल्लेरू झील जानते हैं और पुलिकट झील तो अभी जस्ट पढ़े हैं, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के हिस्से में है। तो कोल्लेरू और पुलिकट, पुलिकट हमारा दूसरा नंबर पे आता है, ये भी जानते हैं। और ये सब जो है क्या है? अनूप झील के हैं, मतलब लैगून झील के उदाहरण हैं। ठीक है? अब केरल में स्थित जो लैगून झीलों की अगर बात करें, तो कयाल के नाम से जाना जाता है। तो केरल में जो है, आप जिसे लैगून झील के नाम से जानते हैं, वो केरल में कयाल कहा जाता है। समझ गए? जैसे अगर बात करें, तो आपका वहाँ पे यहाँ पे लैगून नहीं लगेगा, पुनामाद कयाल झील है, पुनामाद झील है, लेकिन वो कयाल है, मतलब लैगून झील है। अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल, ये सब जो है हमारा केरल का लैगून झील है और लैगून झील के जगह पे कयाल शब्द लगता है केरल में। बस इतना ही जान लीजिए। अब देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो जैसे ही सिंधु नदी का उद्गम की बात हो, हम कैलाश पर्वतमाला को याद करेंगे, जहाँ पे हमारे शिव हैं, कैलाश पर्वतमाला ऐसे याद करिएगा। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वतमाला से होता है तो सुन लीजिए, हिंदू नदी जो है कैलाश पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ है? कैलाश पर्वतमाला में स्थित है और मानसरोवर झील से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है?
मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है कैलाश पर्वतमाला में स्थित है और मानसरोवर ऊपर झील है, वहाँ से निकलती है। इसकी अगर कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो हम बताएँगे 2880 किमी है। ठीक है? याद रखना है। अब सुनिए, अगर बात करेंगे इसकी मतलब सिंधु नदी की। सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई पूछेगा तो हम बताएँगे 2880 किमी बता देंगे। कितनी किमी बता देंगे? 2880 किमी बता देंगे। कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? कैलाश पर्वतमाला पे। तो सिंधु नदी जो हुआ कैलाश पर्वतमाला में स्थित है, वहाँ के जो है मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी लंबाई 2880 बता दीजिएगा, 2880 किमी बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछे तो भारत में इसका जो है अपवाद क्षेत्र जो है, मतलब अपवाद तंत्र जो है 700 किमी है। कितना है? 700 किमी है। बस इतना जान लेना है। अगर पाकिस्तान को अगर बात करें तो पाकिस्तान को संचित करते हुए यह जो है मकराना तट पर जो है अरब सागर में मिल जाती है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात जो है नदी उद्गम सुमलित नहीं है? तो नदी उद्गम सुमलित नहीं है तो हमारा डी जो देख रहे हैं लोध बराकर, यही जो है सही नहीं है। लेकिन आंसर यही होगा क्योंकि नहीं पूछा था। समझ गए? और गलत भी होगा। तो कैसे? अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, लोध जलप्रपात जो है या बूढ़ी घाटी जलप्रपात, लोध जलप्रपात को ही बूढ़ी घाटी जलप्रपात कहा जाता है, जो कि झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ी नदी पर स्थित है। समझ गए? नदी पर स्थित है। इसका ही नाम है लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, ना कि बराकर में। समझ गए? यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिएगा। तो पूछेगा आपको कि लोध जलप्रपात जो जानते हैं आप झारखंड के लातेहार जिला का, तो याद रखिएगा ये जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है 469 फीट है। याद रखिए, मतलब 469 फीट है। 17वां प्रश्न क्या है? सुनते हैं। और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बहुत सिंपल नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से। तो हमारे भारत में 2 नाम हो गए ब्रह्मपुत्रा का। एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, एक दिहांग हो गया। है ना? ये ध्यान रखिएगा। हम ऊपर पढ़ चुके थे। और चलिए जानते हैं। जैसे इंट्रो लेता है दिहांग पे। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है तिब्बत में शंगपो के नाम से जानते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है ना? अरुणाचल प्रदेश में जिसे नेफा के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश को, है ना? एवं असम में इसे याद रखिएगा सदिया और धुबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? मतलब असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तो जान गए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, लेकिन असम में जैसे ही होगा ना, आएगा एंट्री लेगा, तो इस समझ जाइए ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो असम से ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है? सदिया और धुबरी के बीच में, जैसे ही सदिया और धुबरी के बीच में आएगा ना ये नदी असम के पास, तो ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाएगा। ये हम जान के, ठीक है? 18वां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो हम बताएंगे बहुत अच्छे से कि दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है रजरप्पा। जो है आप देखते हैं रजरप्पा का नाम सुने हैं ना, जो कि झारखंड का राज्य जो रामगढ़ है उसके पास है। तो चलिए रजरप्पा देखे होंगे आप, बहुत अच्छा नाम सुने हैं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। रजरप्पा जो है झारखंड राज्य में रामगढ़ जिले में दामोदर और भैरवी, जैसे भेड़ा, ठीक है, या भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। एक क्या है? ये तीर्थ स्थल है। तो आपसे पूछेगा रजरप्पा क्या है? तो एक तीर्थ स्थल है। रजरप्पा किस नदी के बीच का संगम पे स्थित है? तो दामोदर और भैरवी नदी पर। भैरवी नदी को ही भेड़ा नदी बोला जाता है। इस नदियों के संगम पर है। ये कहाँ है? तो झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित है, मतलब स्थित है। अत्यंत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि माँ छिन्न मस्तिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। छिन्न मस्तिका मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि रजरप्पा में ही है। और वहाँ पे रजरप्पा है तो रजरप्पा में एक जलप्रपात है, रजरप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र माना जाता है, जो कि झारखंड में है।
तो आप रजरप्पा जाइए, तो आगे रजरप्पा जाने के लिए झारखंड जाइए, झारखंड में जाइएगा तो रामगढ़ जिले में एंट्री लेना होगा। वहाँ पे जाके आपको दामोदर और भैरवी नदी के संगम के पास पहुँचना होगा। वहाँ पे ही रजरप्पा आपको स्थित है और वहाँ पे इसलिए रजरप्पा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे तीर्थ स्थल है। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न है ब्रह्मपुत्रा नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन-किन देशों से गुजरती है? बताइएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन-किन देशों से गुजरती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन, भारत, बांग्लादेश। ये जो है तीनों क्षेत्र से गुजरती है, मतलब तीनों देश से गुजरती है। चीन मतलब तिब्बत का हिस्सा भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? क्योंकि उसी का हिस्सा माना जाता है। चलिए आगे चलें। देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत में, हमारा तिब्बत के कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलती है, ये हम जानते हैं। तो हम इतना ज़रूर जानेंगे कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ से? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पे कौन-सा है? तो एक मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है, ठीक है? तो वो कैलाश पर्वत पे जो है, कौन-सा ग्लेशियर है? तो उस ग्लेशियर का नाम है, तिब्बती लैंग्वेज है, जिसका नाम है चेमा। चेमा युंग डुंग, ठीक है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। निकलती तो है, अब देखिए भूटान, तिब्बत, जिसे चीन बोला जाता है, तिब्बत को चीन बोला जाता है, उसके कब्जे में है। शंगपुआ, तिब्बत में शंगपुआ के नाम से जानते हैं। भारत, जिसमें दिहांग और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए भूटान और तिब्बत के आसपास का जो क्षेत्र है वो शंगपुआ के ही नाम से जानते हैं उस नदी का। और भारत में दिहांग और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, जो कि हम बोल चुके हैं दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, और असम जैसे ही एंट्री लेता है तो ब्रह्मपुत्रा का नाम पड़ जाता है। और फिर उसके बाद बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना के नाम से जाना जाता है। ये प्रवाहित होकर कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन? ये हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा भूटान जाता है, तिब्बत में जाता है, भारत में जाता है, बांग्लादेश में जाता है। तो ये क्षेत्र में आपका जाता है, मतलब 4 क्षेत्र, और हम पढ़े 3 क्षेत्र क्योंकि यहाँ पे भूटान ऑप्शन में नहीं था। ठीक है? ये हम जान गए। चलिए 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन-सी है? तो ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी है। तो हम जानते हैं मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी के नाम से जानते हैं। और चलिए जानते हैं, लूनी नदी जो है अजमेर के दक्षिण-पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। तो लूनी नदी का नाम सुनते ही आपको अजमेर को याद आया होगा। जैसे ही अजमेर याद आएगा तो अजमेर जाइएगा तो दक्षिण-पश्चिम में जाइएगा ना तो अरावली का श्रेणी, अरावली पर्वत मिलेगा, वहाँ से ही निकलती है। ठीक है? यह नदी जो है अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती है। वो एक कच्छ के रण में, मतलब दलदली क्षेत्र, कच्छ का रण जो है दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, उसी में जाके मिल जाती है और गायब हो जाती है। क्लियर? चलिए 21 क्वेश्चन नंबर है लोकटक है एक। लोकटक है एक क्या? तो लोकटक जो है हमारा, ये यहाँ पे झील है। लोकटक क्या है? झील है, हम जानते हैं। तो चलिए लोकटक के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही लोकटक शब्द आएगा तो हम याद करेंगे कि भारत का है। तो भारत के कौन से राज्य का है? मणिपुर राज्य में स्थित है। तो लोकटक कहाँ है? भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। और ये क्या है? एक झील है, ये हम जान गए। केवुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ है? तो इसी झील पे, इसी झील पे मतलब लोकटक झील पे। ये क्लियर हो गया। अब इसी झील के समीप कहिए, इसी झील के बगल में कहिए, इसी झील में कह दीजिए तो स्थित है। ये ध्यान रख सकते हैं, मतलब ये याद करने के तरीके से मैं बोलता हूँ। यह जैसे ही शब्द लगेगा मतलब लोकटक झील की बात हो रही है, मणिपुर राज्य की बात हो रही है। तो यह जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो हम बोले कि तैरता हुआ पार्क क्यों है? क्योंकि लोकटक झील में ही केबुला लामजाओ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य बसा हुआ है। तो आप इसके समीप बोलिए चाहे उसमें बोलिए, क्योंकि ये तैरता हुआ पार्क है। यहाँ जो है, यहाँ पर जो है संघाई हिरन पाया जाता है। कौन हिरन पाया जाता है? शंघाई हिरन पाया जाता है। क्लियर? 22 क्वेश्चन नंबर है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है क्या है? तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। क्या है? सतलज नदी। और ये सच है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है।
तो वो सतलज नदी है। और सतलज नदी का बात करते हैं तो चलिए पढ़ते हैं। तो सतलज को ही सतलुज बोला जाता है। सबसे बड़ा बात याद करेंगे। यहाँ पे क्लियर करते हैं हम। देखिए सुनिए। मान लीजिए सतलज को ही सतलुज पढ़ा जाता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो सतलुज नदी का उद्गम अगर पूछे तो कैलाश श्रेणी बता दिएगा, कैलाश पर्वत बता दिएगा। ब्रह्मपुत्रा भी हमारा कैलाश पर्वत से है ना। लेकिन हमारा सतलुज का भी उद्गम कैलाश श्रेणी से है, लेकिन थोड़ा सा हटके। कैसे, तो सुनिए। कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित क्या है, मानसरोवर झील के निकट एक झील है, वहां से होता है, जो जिस झील का नाम है राकश झील। क्या है, राकस ताल झील। इसी जगह से हमारा सतलुज का जो है उद्गम होता है। समझ गए। मानसरोवर जो झील है उसी के निकट से निकलता है। तो ग्लेशियर जो है उसी ग्लेशियर का पानी इसमें भी आता है। और जानिए इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे, किसकी, सतलुज नदी की कुल की लंबाई की बात करेंगे तो इसका जो है 1450 किमी है। इसकी लंबाई 1450 किमी है, ठीक है। और यही सतलुज नदी पर हमारा एक प्रसिद्ध बांध है, जिस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध भी बोला जाता है, भाखड़ा बांध भी बोल देते हैं कभी कभी। तो भाखड़ा बांध याद रखिएगा स्थित है। 23 क्वेश्चन नंबर है कि चंबल नदी किन राज्यों से जो है प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी जो है राज्यों से प्रवाहित होती है, तो वो है डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होती है। क्लियर हो गया। तो चंबल नदी जो है किन राज्यों से प्रवाहित होती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्रवाहित होती है। ये हम जान गए। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मऊ जिले के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के कौन सा जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है। समझ गए, बहुत आराम से मैंने बोला है। फिर से सुन लीजिए। अब सुनिए कैसे सवाल बनते हैं। तो सवाल ये है कि चंबल नदी तो हम जान गए, तो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का कोई जिला से तो निकला होगा, तो मऊ जिले के। अब मऊ जिले के निकट क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी के पास कौन सी पहाड़ी है, तो एक है जना पाव पहाड़ी है। जाना पाव बोला जाता है, जना पाव भी, जना पाव भी। तो जना पाव पहाड़ी से निकलता है, क्या निकलता है, चंबल नदी। क्लियर हो गया। यह जो है, अब यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। यह जो है, यह कौन, चंबल नदी। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाता है। तो यही चंबल नदी है, देखिएगा, यही चंबल नदी है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच क्या बनाता है, सीमा बनाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच। और यमुना नदी में बाद में जाके फिर मिल जाता है। समझ गए। अब देखिए और जानते हैं। इस प्रकार यह नदी मतलब चंबल नदी, ठीक है। इस प्रकार यह नदी मतलब चंबल नदी जो है तीन राज्यों कौन कौन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। तो आपको तो मध्य प्रदेश से निकल भी किया, राजस्थान के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान का सीमा बनाता है, और उत्तर प्रदेश तो जाता ही है। उत्तर प्रदेश क्यों जाता है, क्योंकि यमुना नदी में जाके मिलना रहता है। समझ गए, ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंबल नदी का। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, कौन सा सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाए गए हैं। तो चंबल नदी पे इतने बांध बनाए गए हैं। कितने बांध, तो चंबल नदी पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट गांधी सागर बांध बनाया गया है, तो एक हो गए। राणा प्रताप सागर बांध 2 हो गए, जवाहर सागर बांध 3 हो गए, कोटा बैराज जो है बनाया गया है जो कि 4 हो गए, ठीक है। 24 सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। तो सांभर लवन झील अगर आपसे पूछेगा तो राजस्थान टिक लगा दीजिएगा। क्या लगाएगा, राजस्थान टिक लगा दीजिएगा। राजस्थान टिक लगाए तो सुनिए, सांभर झील की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित है। एक क्या है, लवणीय झील है। लवणीय मतलब खारे पानी का झील है। तो सांभर झील क्या है, खारे पानी का झील है, इसलिए लवणीय बोला जाता है, नमक की मात्रा होती है। और ये कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान के कौन सी राजधानी, जयपुर के समीप स्थित है। सांभर झील आपको मिलेगा। इस झील से, कौन सी झील, सांभर झील से, जो कि राजस्थान में है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लवणीय है तो नमक तो मिलेगा ही, खारे पानी का झील है ना, तो सबसे ज़्यादा नमक
निकलता है। इस झील में, कौन सी झील में? सांभर झील में, ठीक है। सांभर झील में आरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप जो है, निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी झील उड़ीसा को छोड़कर क्या हाँ जाइएगा, दूसरे नंबर पे हमारा पुलकित आता है, तो हमारे पहले नंबर पे उड़ीसा का चिल्का झील आएगा, और क्या, है ना? अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे उड़ीसा राज्य की जो है चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह है क्या है? लैगून झील है, ठीक है। और याद रखिएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक भाग माना जाता है, चिल्का झील। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, सॉरी 26वां प्रश्न क्या है कि गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का है। क्या? पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण है। कैसे? चलिए हम जानते हैं और पढ़ते चलेंगे अब थोड़ा फास्ट, है ना? गंगा नदी जो है पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, ये हम जान गए। जब नदी के ढाल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में उत्थान हो जाता है, उत्थान कहने का मतलब खुदाई जैसे टाइप का, गड्ढा टाइप का उत्थान हो जाता है, तो नदी अपने मूल ढाल को बरकरार रखने के लिए उठे हुए भागों पर गहरे गड्ढे और घाटियों का निर्माण करती है। समझ गए? गहरे खड्डे, उत्थान जब हो जाएगा ना, तो उसके गहरे खड्डे और घाटियों का निर्माण करती है। ऐसे अफवाह को पूर्ववर्ती अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती अफवाह कहते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ जो है, जैसे ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और तीस्ता पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण माना जाता है। यहाँ तक कि तीस्ता नदी भी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और आपका गंगा भी अफवाह का ही भाग माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलें। 27 क्वेश्चन नंबर है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री लेती है, तो हम पद्मा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जानते हैं, तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। अब देखिए, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, हम जानते हैं, तथा ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और पद्मा और जमुना, इन दोनों नदियों के संगम के पश्चात उत्तर पूर्व से आकर इसमें मेघना नदी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मेघना नदी मिल जाती है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेघना नदी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो उत्तर पूर्व से आकर इसमें मेघना नदी मिल जाती है, ठीक है। इन दोनों के जब मिलता है ना, तो उसे मेघना नदी के नाम से भी जानते हैं, ये भी सवाल बनता है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो मेघना नदी कहते हैं जहाँ पे मिलता है, तब जो है इन नदियों को मेघना के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? मेघना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दोनों के संगम को अलग अलग है, तो गंगा पद्मा हो गया, ब्रह्मपुत्रा जमुना हो गया। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। लोहित जो है ब्रह्मपुत्रा के बाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी है, ठीक है। लोहित जो है ब्रह्मपुत्रा के बाएं किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी मानी जाती है। 28 क्वेश्चन नंबर, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित कीजिए, तो देखिए, अगर मान लीजिए किधर से बोल रहा है? पश्चिम से, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर बोल रहा है, तो वेस्ट से पश्चिम से पूरब, पश्चिम के पूरब सिंध बहता है, बेतवा हो गया, केन हो गया और चंबल हो गया, ठीक है। देखिए, यमुना के दाएं तट से, यमुना के दाएं तट से पूछ रहा है, तो यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, ये आप जानते हैं। क्रम निम्न है, जिसमें चंबल आ जाएगा, सिंध आ जाएगा, बेतवा आ जाएगा, केन आ जाएगा, यमुना का उद्गम केन है। ये सब जो है आप जान गए, इतना तो जान गए, ये सब वेस्ट ईस्ट की ओर है, क्योंकि यमुना के दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ये हम जान गए। अब सुनिए, यमुना का उद्गम जो है उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। समझ गए? उत्तराखंड से ही निकलता है यमुना, और ये यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। यमुना जो है प्रयागराज के निकट गंगा में जो है
दाएं किनारे से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि आप जानते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों मिलती है वहाँ पे, जो कि संगम महाकुंभ अभी देख के गए, गुजरा है। ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है ऑप्शन नंबर सी, बिंद पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? बिंद पहाड़ियों से निकलती है। अब देखिए बात करते हैं, तो बेतवा नदी जो है हमारा, देखिए बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से, याद रखिएगा, समुद्र तल से 576, क्या 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। तो आगे तो सबसे बड़ी बात कि बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? रायसेन जिले से निकलती है। कौन से पर्वत श्रृंखला से? तो हमारा विंध्य पर्वत श्रृंखला से। समुद्र की कितनी तल ऊंचाई से? तो 576 तल की ऊंचाई पर जो रायसेन जिला है वहां से निकलती है। ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? यह जो है कौन? बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, मतलब यमुना में जाके मिल जाएगी फिर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से? हमीरपुर में। चलिए तीसवां तीसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का भाग जो है कौन सी उपनदी है? तो ये हमारा उत्तरी, क्या है? कोयल है। कोयल है, या देखिए कोयल, उत्तरी कोयल। अब कैसे है भाई उपनदी है भाई उत्तरी कोयल? तो सुनिए, उत्तरी कोयल जो है झारखंड में रांची के पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, दिशा में बहते हुए हैदरनगर, हैदरनगर जो कि झारखंड में है, के निकट दाईं ओर से सोन नदी में जो है मिल जाती है। तो उत्तर कोयल जो है झारखंड में रांची के पठार से निकलती है, मतलब निकल निकल जाती है, वहां से निकल गई, निकल के नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की ओर दिशा में बहते हुए क्या करती है? हैदरनगर मतलब झारखंड के निकट दाईं ओर से सोन नदी में मिल जाएगी। दक्षिणी कोयल जो है नदी जो है झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलकर दक्षिण की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। और ये दक्षिणी कोयल जो है उड़ीसा में जाकर प्रवेश करेगी, निकलेगी झारखंड से ही, लेकिन छोटा नागपुर पठार से निकलेगी, लेकिन उड़ीसा में जाके, मतलब उड़ीसा में प्रवेश करती है। और जैसे ही प्रवेश करेगी तो शंख नदी इससे आकर मिलती है। तो उड़ीसा में जैसे ही मिलेगा ना तो शंख नदी है वहां जाके मिल जाती है, दक्षिणी कोयल नदी। और उत्तरी कोयल नदी का तो आप जान गए। ठीक है, उत्तरी कोयल जाकर सोन में मिलेगी और दक्षिणी कोयल नदी जो है शंख नदी में मिलेगी। देखिए इन दोनों के मिलने के पश्चात, जब इन दोनों मिल जाते हैं, इसके पश्चात क्या होता है कि ब्रह्मणी नाम से जाना जाता है। ब्रह्मणी नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। बराकर नदी दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, जो कि झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। बराकर नदी, समझ गए? अब देखे होंगे, तो कोडरमा पठार से निकलेगी, हजारीबाग में जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। 31 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 31 क्वेश्चन नंबर है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। मोरीबंद जैसे डेल्टा है, बंगाल डेल्टा लगा दीजिएगा। अब चलिए जानते हैं मोरी डेल्टा है क्या। तो देखिए मोरीबंद डेल्टा की अगर बात करें तो मोरीबंद डेल्टा पर बंगाल डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा का एक जो है उपभाग है। क्या है? उपभाग है। और जानते हैं तो विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर क्या करेंगे? आधार पर क्या है? बागची, बागची जैसे लेखकों ने बंगाल डेल्टा को या बंगाल डेल्टा का 3 उपविभाग में जो है विभाजित किया है। क्या किया है? 3 उपविभाग में विभाजित किया है। फिर लेखक थे बागची, ये बताए हैं बंगाल के डेल्टा के बारे में, 3 उपविभाग बताए हैं। कौन कौन? तो एक तो आपका मोरीबंद है, जिसे मृत डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, मोरीबंद डेल्टा मतलब होता है मृत डेल्टा, ये भी याद रखिएगा। और ये बताया गया है। एक है प्रौढ़, ठीक है, ऐसे बोलते हैं प्रौढ़ डेल्टा, तो प्रौढ़ डेल्टा। और एक है सक्रिय डेल्टा, सक्रिय मतलब जो कि अभी जीवित है, चल रहा है। ठीक है, ये हम जान गए। तो देखिए प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ हो गया मतलब एजेड हो गया। एक मोरीबंद जो कि एकदम डेड हो चुका है, उस जगह पे समझिए कुछ काम का नहीं है। एक सक्रिय डेल्टा जो कि एक्टिव है अभी भी। अब सुनिए, मोरीबंद डेल्टा गंगा डेल्टा का उत्तर
और उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ये समझ गए। मोरीबंद डेल्टा को एक और नाम से जानते हैं जिसे मृत डेल्टा कहते हैं। इस क्षेत्र की नदियां, किस क्षेत्र की? गंगा की बात हो रही है, हम मोरीबंद डेल्टा की बात कर रहे हैं, है ना? तो इस क्षेत्र की नदियां मृत हो चुकी है। किसकी? मोरीबंद डेल्टा की जो नदियां हैं मृत हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इसका जो है संपर्क मुख्य चैनलों यानी भागीरथी और पद्मा से कट गया है। क्या से कट गया है? भागीरथी और पद्मा से कट चुका है। अब देखिए, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र की विशेषता जो है किस क्षेत्र की? मोरीबंद की, जिसे मृत डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। यह जो है गोरुख झीलों की बहुयता एवं बांगर मैदान आदि हैं। बांगर हो गए भाई, बांगर मैदान हो गए, आपका बहुयता हो गया, है ना? और बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर एक बांगर बांगर होता है। तो पुराने वाले को क्या बोलते हैं? बांगर। और नए वाले को क्या बोलते हैं? खादर, है कि नहीं? तो वो हो गया, तो मृत हो गया मतलब बांगर हो गया है। तो गोरुख झीलों की बहुयता एवं बांगर मैदान आदि है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना तो जान गए। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है बांगर और खादर, जो कि बांगर मतलब पुराना, तो पुराना हो गया वहां पे, इसीलिए चलिए ये हम जान गए। अब बात करते हैं 32 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा जो है हमारा गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये हमारा जोंक नदी जो है हमारा गंगा बेसिन नदी का हिस्सा नहीं माना जाता है। पुनपुन नदी माना जाता है, अजय नदी माना जाता है और जलांगी नदी भी माना जाता है। तो अब चलिए इसको हम जानते हैं। तो देखिए, जोंक नदी जो है, जिसे जोंक नदी भी बोलते हैं, तो जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है। ये हम जान गए। महानदी बेसिन का हिस्सा है जोंक नदी। तो ये महानदी का अगर सहायक नदी है तो महानदी बेसिन का हिस्सा हो जाएगा, ये हम जान गए। पुनपुन, अजय, अजय नदी होता है, याद रखिए, एवं जलांगी नदी जो है ये गंगा नदी का बेसिन हिस्सा है। समझ गए? तो गंगा नदी का बेसिन हिस्सा माना जाता है पुनपुन, अजय और जलांगी नदी को। पुनपुन नदी का अगर प्रवाह बोले, पुनपुन नदी का प्रवाह बोले तो झारखंड एवं बिहार में है। ये सही है। अजय का प्रवाह बोले, अजय नदी का प्रवाह बोला जाए तो झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल में है अजय नदी का, ये भूलिएगा मत। और जलांगी नदी का प्रवाह अगर बात करें तो सिर्फ पश्चिमी बंगाल में होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है या सहायक नदियां है? बताइएगा। तो डी होगा, उपरोक्त में से सभी होंगे, क्योंकि दिवांग जो है ही, ये आप जानते ही हैं, लोहित आप पढ़े ही हैं, और कामेंग जो है, कामेंग ये भी जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी का। अब इसको भी पढ़ते हैं। तो देखिए, दिवांग हो गया, कामेंग हो गया, लोहित हो गया, तीनों ही ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां है। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। तीनों का उद्गम क्षेत्र अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये दिवांग जो पढ़ते हैं और कामेंग जो पढ़ रहे हैं, लोहित जो पढ़ रहे हैं, ये जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। और सहायक नदी है तो ये जो है कहाँ से निकल है उद्गम क्षेत्र इसका, कहाँ से निकलती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। और तीनों ही असम में आकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। देखिए, उद्गम होता है अरुणाचल प्रदेश से, जाकर ब्रह्मपुत्रा में कहाँ मिलेगी? असम में। क्लियर हो गए? भूलिएगा नहीं। लेकिन दिवांग और लोहित, ठीक है, लोहित बोला जाता है, लोहित बाईं ओर से, समझ गए? मतलब बाईं ओर से, बाईं दिशा से आएगा। और कामेंग जो है दाईं ओर से ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो कामेंग जो है आपको दाईं ओर से मिलेगा, और लेकिन दिवांग जो है और लोहित जो है ये मिलता है बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से। क्लियर हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 34वां प्रश्न है कि तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ये हम जान गए। अब चलिए जान गए तो सुनिए। तीस्ता नदी पहले गंगा नदी प्रणाली का अंग है। ठीक है, ये हम जान गए। तीस्ता नदी जो है हमारे पहले जो था गंगा नदी प्रणाली का अंग था, अंग है। लेकिन 1787 में, मतलब 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात
इनसे अपना मार्ग बदल दिया। समझ गए? मतलब तीस्ता नदी पहले गंगा की प्रणाली थी, गंगा नदी का भाग था माना जाता था। लेकिन 1787 में 1787 ईस्वी में क्या हुआ कि बाढ़ आई। अब बाढ़ आने के बाद ये मार्ग बदल दिया तीस्ता और दक्षिण पूरब की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गए। तो ये भी मार्ग बदल देता है। जा रहा था गंगा में, पहुँच गया ब्रह्मपुत्र में। अब ब्रह्मपुत्र में मिल गया बाढ़ आने के कारण। ठीक है? तो अब से याद रखना है। तो तीस्ता नदी का उद्गम अगर बोले तो सिक्किम में स्थित है। कौन-सा हिमनद है? तो उस हिमनद का नाम है, चाइनीज़ नाम है, ऐसे याद रखिएगा, खांग चुंग हो हिमनद, हिमनद बोलिएगा। ठीक है? चलिए, समझ गए? तो अगर आपसे पूछेगा कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल बताइए कौन से राज्य में है? तो भारत के सिक्किम राज्य में है। इसका जो सिक्किम में है तो कहाँ पे है? कौन सा हिमनद है? तो खांग चुंग हो हिमनद पे होता है। जबकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम अगर पूछते तो पश्चिमी तिब्बत में चेमांग युंग डुंग हिमनद से है। ये भी हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। और एक है रंगित नदी की बात करते हैं। रंगित नदी तीस्ता का सहायक नदी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो पूछेगा तीस्ता का सहायक नदी कौन है? तो रंगित नदी है। 35 क्वेश्चन नंबर जानिए कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से जो है ताप्ती नहीं निकलती है। हम ऊपर पढ़े तीस्ता नदी के बारे में, अब ताप्ती नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ताप्ती नदी के बारे में पढ़िएगा तो सुन लीजिए कि ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। लेकिन याद रखना है, पूरा जानना है तो आगे मध्य प्रदेश जब जाइएगा ना, तो मध्य प्रदेश के जाने के बाद आपको मध्य प्रदेश के बेतुला जिला में जाना होगा। अब बेतुला जिला जब जाइएगा तो वहाँ पे मुल्ताई नामक एक स्थान है, वहीं से ताप्ती नदी हमारी निकलती है। अब और जानिए यह कौन? ताप्ती नदी। यह जो है सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी की बात करते हैं। अजंता श्रेणी के बीच स्थित भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ज्वार नदमुख मतलब एस्चुअरी बोलते हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती है। और अन्य नदियों का उद्गम स्रोत अगर मैं बता दूं तो गोदावरी का नासिक महाराष्ट्र से हम जानते हैं, और कावेरी का कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, और ये कहाँ है? ये हमारा महाराष्ट्र में है, आप जानते हैं। तो ये महाबलेश्वर के निकट से कृष्णा निकलता है, कृष्णा नदी। अब हम जान गए। तो आगे अगर ताप्ती नदी के बारे में बोले कि कहाँ जाके गिरती है, कहाँ पे निर्माण करती है, तो खंबात की खाड़ी में एस्चुरिया का मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण करवाती है। क्लियर? चलिए 36वां प्रश्न क्या है सुनिए। 36 प्रश्न है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है, जाकर सिंधु नदी में मिल जाएगी। ठीक है? निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से मिलती है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। तो ये हमारा सतलज नदी जो है सिंधु नदी से मिलती है, ये जान लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं। मैं बता दूं कि चिनाब नदी जो देखना है दाईं ओर से झेलम में मिल जाती है, ये ध्यान रखना है, और बाईं ओर से रावी में मिलती है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है? ये अलग है, और दोनों नदियां जो है चिनाब की सहायक नदियां हैं, झेलम और रावी, ये ध्यान रखना है। ये रावी और झेलम देख रहे हैं ना, ये चिनाब का है, ये ध्यान। जबकि अगर चिनाब को देखें तो सतलज की सहायक नदी है, और सतलज का सहायक नदी है चिनाब है। ये याद करवाने के लिए बोलते हैं, जो दाईं ओर से सतलज में मिलती है, ये जान लीजिए। और एक बात जो सवाल किया है, तो अंततः सतलज जो है सिंधु में बाईं ओर से मिलती है, तो सिंधु में जाके सतलज मिल जाएगा बाईं ओर से। समझ गए? तो अब हो गया कि नहीं सहायक नदी इसका। और ये जो चारों ऑप्शन में नदियां देखना है, चारों नदियां मैदानी भाग में एक दूसरे से या एक दूसरे में विसर्जन करती है, मिल जाती है एक दूसरे में। जबकि भारत में जो है पर्वतीय क्षेत्र में जब सिंधु आता है, सिंधु नदी आता है, तो सिंधु नदी का सहायक नदी जो है आपका ये है, कौन-कौन? जास्कर है, सहयोग है और गिलगित है। गिलगित जो है दाईं किनारे से जाके मिलेगी सिंधु में, और जास्कर जो है बाएं किनारे से मिल जाएगा। तो ये सहायक नदी सिंधु नदी का है। लेकिन ये जो चारों आप देख रहे हैं चिनाब, झेलम, रावी और सतलज, एक दूसरे में जाके क्या होते हैं? विसर्जन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्योंकि चिनाब में जाके रावी और झेलम मिलेगा, और जैसे ही रावी और झेलम मिलेगा चिनाब में, तो चिनाब जाके सतलज में मिल जाएगा, और सतलज में मिलेगा, सतलज जाके सिंधु में मिल जाएगा। तो
ये हो गए कि नहीं विसर्जन एक दूसरे से, तो हैं आसपास और सब एक दूसरे के सहायक है। क्लियर। 37 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियां जो है किस क्षेत्र में बहती है? तो भारत में चंद्रा एवं भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो ये बहती है सी। किसमें? सी। लाहौल। लाहौल में बहती है। किसमें बहती है? लाहौल में बहती है। अब लाहौल में बहती है तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, भारत में हिमाचल प्रदेश के जो है लाहौल घाटी में जो है चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती है। तो भारत में जो हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य है भारत में जो राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहाँ लाहौल घाटी में जो है चंद्रा और भागा नाम की नदियां प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम अगर आपसे पूछे तो चंद्रा ताल के निकट एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। जबकि अगर बात करें हम लोग भागा नदी का उद्गम की, तो ये बारह लाचाला के निकट से निकलती है। समझ गए? और एक और नदी है आपका तंडी। तंडी के निकट एक है चंद्रा और भागा का संगम होता है। यहीं पे आपका चंद्रा और भागा का संगम होता है तांडी के निकट। इसके पश्चात इसकी संयुक्त धारा जो है चिनाब कहलाती है। और यही जो है चंद्रा और भागा का अगर मिलन जहाँ पे होता है, वो मिलने का जो धारा है उसी को हम लोग चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गए? 38 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है हिमालय पार, जिसे ट्रांस हिमालय नदी है? मतलब नदी हिमालय पार जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं नदी है, कौन है? तो वो हमारा सतलज। कौन है? वो हमारा सतलज है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सतलज नदी। अब देखिए, सुनिए, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय के जो है उत्तर में स्थित है। तो महान हिमालय के उत्तर में स्थित कौन सा हिमालय है? तो ट्रांस हिमालय है। इसमें अगर बात करें किसमें? ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है। मतलब काराकोरम पर्वत, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये सब जो है श्रेणी हमारा शामिल है ट्रांस हिमालय के भाग में। तो ट्रांस हिमालय में ये सब जो है सम्मिलित है। और सुनिए, सतलज की अगर बात करें, सिंधु की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदियों की बात करें, तो ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो आपसे पूछेगा कि ट्रांस हिमालय से पर्वत का नाम बताइए और उसके नदियों का नाम बताइए जो कि ट्रांस हिमालय से निकलती है। तो आगे तो ट्रांस हिमालय से हमारा अगर पर्वत श्रेणी की अगर बात करें कौन कौन शामिल है, तो काराकोरम शामिल है, लद्दाख शामिल है, जास्कर शामिल है और कैलाश पर्वत शामिल है। अगर नदी की बात करें तो सतलज है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सम्मिलित है, क्योंकि ये नदी सिंधु, सतलज और आपका ब्रह्मपुत्र ये सब जो है ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। और बात करें तो गंगा नदी की अगर बात करें तो महान हिमालय से निकलती है। आगे तो ये हो गया। अब महान हिमालय मतलब गंगोत्री हिमनद जो उत्तराखंड में है वहां से निकलती है हमारा गंगा नदी। ये हो गए। और सुन लीजिए, अगर बात करें झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी जो है लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी से मतलब श्रेणी में स्थित जो है वेरीनाग झरने से निकलती है। यहाँ पे मैंने बोल दिया, सुनिए, तो झेलम नदी जो है हमारा लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो कि वेरीनाग एक झरने हैं वहां से निकलता है झेलम नदी। कौन से झरने हैं? वेरीनाग झरने हैं, वहां से निकलता है हमारा झेलम नदी। और कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय में। कौन से श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर से निकलता है झेलम। रावी नदी की बात करें तो ये भी हमारा लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी से जो है, धौलाधर श्रेणी में एक दर्रे हैं, कौन? रोहतांग दर्रे, उसी के निकट से निकलता है। और जो कि कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। तो ये रावी नदी हमारा लघु हिमालय में आता है, मतलब हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकट से निकलता है। बस यही क्लियर करना था, याद हो गया होगा। देखिए 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो कश्मीर के 39 क्वेश्चन नंबर है कि कश्मीर में जो है पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? देखिए पहलगाम है, पहलगाम कहीं कहीं दे देता है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो वो हमारा लीदर के किनारे बसा हुआ है, लेकिन पहलगाम में बोला जाता है, ठीक है, लीदर। तो आगे चलिए, तो ये सिर्फ पढ़ लीजिए कि कश्मीर में पहलगाम लीदर नदी के किनारे बसा है और लीदर जो है झेलम नदी का सहायक नदी है। बस इतना जानना है।
आगे चलिए 40 प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन जो है सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ प्रसिद्ध स्थान है, एक तरफ नदी है। तो कौन-सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हम्पी, मालप्रभा यही जो है आपका सुमेलित नहीं है, नहीं तो ये सारे जो हैं सही हैं। तो अब चलिए जानते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे ही हम्पी शब्द आएगा तो आपको कर्नाटक याद आया होगा क्योंकि विजयनगर, हम्पी ऐसे याद आया होगा। तो हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब तुंगभद्रा नदी के किनारे है, न कि आपका मालप्रभा के किनारे है। जबकि अगर मालप्रभा की बात करें तो कृष्णा की एक सहायक नदी है, समझ गए? तो कृष्णा की एक सहायक नदी है मालप्रभा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए पंढरपुर, पंढरपुर बोला जाता है, ऐसे पढ़रपुर भी बोल सकते हैं। तो पंढरपुर जो है महाराष्ट्र में याद रखिएगा चंद्रभाग, चंद्रभाग देखिए यहाँ पे दोनों है, चंद्रभागा मिला हुआ है, ठीक है? चंद्रभागा मतलब भीमा नदी के किनारे स्थित है। तो चंद्रभागा नदी को ही भीमा नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये पंढरपुर महाराष्ट्र में जो है उस जगह पे स्थित है, इस चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? ये भीमा नदी भी कहा जाता है। जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है। तो कृष्णा की ही सहायक नदी है। मालप्रभा भी कृष्णा नदी का है और चंद्रभागा जिसे भीमा नदी बोलते हैं ये भी। ठीक है, भीम और कृष्ण ऐसे याद रखिएगा। यहाँ जो है भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है, इसलिए तो कृष्णा कहा गया है, कृष्णा नदी का सहायक होगा भाई, क्योंकि चंद्रभागा में भगवान विट्ठल जी का और रुक्मणी का मंदिर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए? और रुक्मणी तो है जानते हैं कृष्ण की पत्नी थी। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये तो आपको याद करना होगा कि तिरुचिरापल्ली कहाँ है, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई? तो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ये क्लियर हो गया। यहाँ जो है कहाँ? यहाँ तिरुचिरापल्ली में कावेरी की 2 धाराओं के बीच स्थित श्रीरंगम क्या है? श्रीरंगम है, जहाँ भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम द्वीप है, समझ गए? तो इसी जगह कावेरी नदी की बात करते हैं हम लोग। कावेरी का एक 2 धाराएं जाती है, 2 धाराओं के बीच में श्रीरंगम है और श्रीरंगम में ही भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर श्रीरंगम द्वीप है। ये क्लियर हो गया, बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, ठीक है? सूरत की अगर बात करें तो गुजरात के तटीय क्षेत्र ताप्ती नदी पर स्थित है और यह जो है एक प्रमुख औषधि नगर है, समझ गए? 1 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में ही कौन सी जो है या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा डी नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। बूढ़ा घाघ प्रपात जो कि कांची नदी पर नहीं है, ये गलत है। देखिए बूढ़ा घाघी जो है प्रपात जो है झारखंड में है और ये बुढ़ी या बुढ़ा नदी पर ही है, समझ गए? बुढ़ा घाघ प्रपात बुढ़ा नदी पर ही है, याद रखिएगा। बुढ़ी नदी भी बोल दीजिएगा तो कोई गलत नहीं बोल पाइएगा, ठीक है? तो बुढ़ा घाघ प्रपात पे है, समझ गए? तो आगे है हुंडरू प्रपात जो कि झारखंड में ही है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। एक है आप चचाई प्रपात की बात करें मध्य प्रदेश में है और ये बिहड़ नदी पर है, ये सही है। और एक धुआंधार प्रपात तो जानते हैं मध्य प्रदेश में ही है और नर्मदा नदी पर है। तो ये सिंपल था, ये अब जानते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत के संदर्भ में डिडवाना, ठीक है, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? बताइए किनके नाम हैं? डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? भारत के संदर्भ में है तो ये हमारे लवन झील के नाम है, समझ गए? लवन झील का मतलब नमकीन झील का, है ना? आगे देखिए सांभर हो गया, डिडवाना हो गया, कुचमान भी बोलते हैं, कुचमान भी बोलते हैं, ठीक है? कुचामान भी बोला जाता है, डिडवाना और सांभर ये तो हम जान गए। सरगोल जान गए, खाटू जान गए। ये जो है राजस्थान के लवणीय झील हैं। जैसे सांभर आएगा तो राजस्थान का, डिडवाना आएगा तो राजस्थान का लवणीय झील है। कुचमाना या कुचामाना भी बोला जाता है, सरगोल बोला जाता है, खाटू ये सब जो है लवणीय झील हैं, कहाँ के? राजस्थान के। सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी स्थलीय लवणीय झील है, ठीक है? याद रखना है, स्थलीय लवणीय झील है। इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया था। तो याद रखना है 1990 में रामसर आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना है।
43 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कौन सी ऐसा कृत्रिम झील है, मतलब कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोडाइक नाल, जो कि तमिलनाडु में है। ये मानव द्वारा कृत्रिम बनाया गया झील है। ऐसे बहुत सारी झीलें, लेकिन ये जान लीजिए। कोडाइकनाल झील जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि कोडाइकनाल झील जो है कहाँ है? तमिलनाडु के कौन से जिले में? डिंडीगुल जिले में स्थित है। एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया झील है। इसे ब्रिटिश जो है भारत में मदुरई के कलेक्टर सर हेनरी लिविंग, ठीक है, लिविंग ने जो है 1863 ईस्वी में बनवाया था। तो ब्रिटिश भारत बोलिए या ब्रिटिश जो था भारत में जो है मदुरई जो है, मदुरई के जो कलेक्टर बना था सर हेनरी लिविंग, जो कि 1863 में बनवाया था ये कोडाइकनाल झील। समझ गए? और एक कृत्रिम झील हो गया। नैनीताल जो है उत्तराखंड में स्थित है। हम जानते हैं मीठे पानी का एक जो है विवर्तनिक झील है, याद रखना है। रेणुका की बात करें, रेणुका झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये जरूर ध्यान रखना है। बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे, आज फिर रहेगा, कल से ठीक हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। तो कौन सी पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील है? तो वो है हमारा चिल्का झील, जो कि सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पर हमारा पुलकित झील आता है, हम जानते हैं। चलिए और जानते हैं, तो सुनिए के बारे में कि लैगून क्या है। लैगून तटीय क्षेत्र है। तो लैगून तटीय क्षेत्र में स्थित खारे पानी की उथली झील है। उथली झील मतलब समुद्र से कटा हुआ उठा हुआ झील माना जाता है, जिसे जो है संकीर्ण भू आकृति जैसे बालू के टीले से बना हो, घेरा हो, बैरियर रीफ हो, या इसे बैरियर रीफ को ही इस्तमश जैसे थल संधि द्वारा जो है महासागर से पृथक किया जाता है। यही तो कह रहा है आपसे। चिल्का झील देखा जाए तो पूर्वी तट मतलब उड़ीसा का क्षेत्र की बात हो रही है, पर स्थित एक सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है? सबसे बड़ी लैगून झील है, ये हम जानते हैं। पुलकित झील की अगर बात करें हम लोग, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, जो कि हम जानते हैं। ठीक है, यह जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के विस्तृत है, और ये हम पढ़ चुके थे, जिसमें 97% तो आपका आंध्र प्रदेश में है इसका पुलकित झील, और 3% आपका तमिलनाडु में है, इसलिए दोनों के सीमाओं पर बोला जाता है। किलीबेली जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक लैगून झील है। ठीक है, ये हम जान गए। कोलेरू तो हम जानते हैं मीठे पानी की झील है। केलुरू जो है क्या है? केलुरू मीठे पानी की झील है, जो कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच स्थित है कोलेरू, और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह जो है रामसर स्थल माना जाता है कोलेरू। ये आंध्र प्रदेश में क्लियर हो गया। चलिए 45वां प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 45वां प्रश्न है कि आपका क्या है? पलाया। पलाया से आशय है, मतलब पलाया से क्या मतलब है? तो पलाया जो है याद रखना है, यहाँ पे डी मैंने लगा दिया, सी वायु द्वारा निर्मित झील होता है। वायु द्वारा निर्मित होता है ये झील, उसी को पलाया कहते हैं। तो देखिए पलाया के बारे में हम पढ़ते हैं, तो पलाया जो है वायु द्वारा निर्मित झीलों को कहते हैं। इसका निर्माण जो है प्रायः मरुस्थल क्षेत्रों में होता है। तो ये मरुस्थल क्षेत्र में होगा, समझ गए? मरुस्थल क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ के बालू हटेगा, वहाँ पे गड्ढा बनेगा, बारिश होगी तो हो जाएगा। या मान लीजिए जहाँ वायु द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से जो है पलाय का निर्माण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, हवा से वही हुआ ना, और वहाँ जाके बन गया तो बन गया, अब बारिश हो गई तो जम गया। भारत में राजस्थान राज्य में सर्वाधिक इस प्रकार की झीलें पाई जाती है, और राजस्थान में होगा क्योंकि वहीं के बालू यहाँ से उधर जाएगा। सांभर डिडवाना इस प्रकार की, सांभर हो गया, डिडवाना हो गया। सांभर और डिडवाना तो एकदम प्रमुख है, मान के चलिए कि इसी से बना हुआ है। इस प्रकार की झील का उदाहरण है। यह प्रायः जो है खारे जल की स्रोत है। ये खा चलिए वो तो बातें अलग है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जल्द ही, आज शाम तक अपलोड करते हैं। और बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट ला रहे हैं रात को 10 बजे, याद रखिएगा 10 बजे।